हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपकी परीक्षा में 5 अंक की पूछी जाती है। तो आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अंत तक देखोगे तो अच्छे से समझोगे। बहुत ही शानदार, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी कारण वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव तो जानते हो, तो क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, लिखते चलना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, ए बी है। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। इसका मध्य बिंदु क्या होता है, ओ होता है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, एल होती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, एल, यानी टोटल कितनी दूरी पर रखा होता है, 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित होते हैं। फिर बात कर रहे हैं कि एक लंब अर्धक क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें जो इसी को क्या कहा जाएगा, निरक्षीय रेखा कहा जाएगा, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बस केवल आपको इतना रखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक परावर्तांक वाले परावर्तांक यानी ऐसे लगता है कि वायु निर्वात में रखा हुआ है, जिसके मध्य बिंदु O से लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिर यहाँ से इस रेखा को यहाँ से मिला देते हैं और इसको भी यहाँ पर मिला देते हैं। अब क्या होगा कि बिंदु P पर तीव्रताएं, तो बिंदु P पर तीव्रताएं क्या हो जाएगी, अगर हम इसको लंबवत लें तो यहाँ पर देखेंगे ये आपकी हो जाएगी E1, और पीछे की तरफ करेंगे तो E2 हो जाएगी। अगर इनको हम समांतर मिलाएं तो यानी ये रेखा ऐसी चली जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी E1, और ये पीछे को मिलाएं यहाँ पर तो E2A हो जाएगी। ये लंबवत हो जाएंगी और ये समांतर E1 E2 तीव्रता हो जाएगी, यानी कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर E मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सुनो कि लंबवत, तो लंबवत के लिए क्या लगाया जाता है, साइन थीटा। लंबवत क्या होती है, साइन थीटा, साइन थीटा। और जैसे ही आपको बात करें कि समांतर, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। समांतर के लिए कॉस थीटा होता है। इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो इनको बस लिख लेना, आपको लिखना कितना है जितना मैंने बता दिया है, ये बस समझने के लिए है, दर्शाने के लिए। अब बात हो गई कि O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो P बिंदु तक की दूरी R हमें O से तो पता है, लेकिन हमें अगर बात करें हम यहाँ से B से P तक की दूरी हमें पता नहीं है, A से P तक की दूरी पता नहीं है। तो इसे निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, दिया नहीं है, लंब क्या है हमारा R है, आधार क्या है, L है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो त्रिभुज हैं, एक POA है, ऐसे आप POB है, तो एक की निकालेंगे दूसरे की निकल कर आ जाएगी। यानी अगर हम बात करें किससे, कोई भी त्रिभुज हम किससे ले रहे हैं, हम POA ऐसे ले लेते हैं, POA ले लेते हैं, बात कर रहे हैं इससे। तो लिखेंगे लंब क्या है, R है, तो स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है, L है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण के ऊपर स्क्वायर पहले से है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। यानी कर्ण क्या निकल कर आ गया, √R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पर भी √R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये भी निकल कर आ जाएगा, सेम दोनों बराबर है। तो ये दूरी मिल गई हमें। ठीक है, रूट अभी हम बाद में हटा सकते हैं, तो इतनी बात लिख लेना है बस। फिर तब क्या करेंगे कि देख लेंगे कि बिंदु A पर -Q आवेश है, बिंदु B पर +Q आवेश है। तो कब लिखेंगे, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब लिखेंगे +Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। तो +Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E1। या देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली तो इस पर तीव्रता मान लेते हैं हम E1 है, तो मान लेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0। किसकी बात की थी मैंने, परावर्तांक वाले माध्यम में। परावर्तांक क्या होता है, K इंटू Q बटे दूरी क्या है आपकी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, हमने खुद फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करना होगा हमें, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर
इसका वर्गमूल हट जाएगा, यानी 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। ऐसे देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण सेम ऐसे लिख देना है, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में हो जाएंगे, और इस सबका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए फिर आ जाता है कि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। अब देखिए ये सबसे वाला खेल, जो E1 E2 मैंने माना 2 बार साइन थीटा E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा और E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा। अब एक बात ध्यान रखिए, ये देखिए कि E1 E2 एक दूसरे के लंबवत हैं और देखिए एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, तो विपरीत दिशा में होने के कारण एक ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी इनको हटा दिया जाएगा, एक दूसरे से घट जाएंगे। तो इनका मान हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्या कारण है कि क्योंकि एक दूसरे के लंबवत हैं, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा होने के कारण E1 माइनस क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, यानी घट जाएंगे। तो कुल परिणामी तीव्रता का मतलब कुल कितना हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। चूँकि ये देखेंगे कि E1 E2 cos थीटा E2 cos थीटा एक दूसरे के क्या है समांतर हैं, और एक समय पर आकर कुल जुड़ जाएंगे, तो हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी E बराबर हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तब हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों की मान रखें यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 से E1 E2 के, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस इसका भी लिखेंगे ऐसे ही 1/4π। तो अब सॉरी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ तक ऐसा कर सकते हैं कि जब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आप E1 का मान भी सेम वही है और E2 का मान भी वही है। देखो दोनों समीकरण बराबर हैं, सेम है, तो अगर हम कह सकते हैं कि E1 cos थीटा बराबर क्या है E2 cos थीटा। तो अगर हम इनको लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर हैं तो दोनों की जगह एक, जैसे मान लें कि E1 की जगह E2 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जैसे क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम मान लो यहाँ पर E1 लिख दें, क्योंकि बराबर हैं तो दोनों को एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं, तो दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर मान लें हम E1 भी वही लिख दें, इसको भी E1 मान लें, इसको भी E1 मान लें, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2E1 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि बराबर होने के कारण हमने एक का मान एक दूसरे में रख दिया। जैसे हमने लिखा कि E1 का मान क्या हो जाएगा E2, तो हम इस E1 की जगह हम E2 लिख देते तो ए भी E2 था, E भी E2 था, तो कितना हो जाता 2E2 cos थीटा। तो ऐसा इसमें हमने कर दिया है, तो क्या हो गया 2E1 cos थीटा। तब हम मान रख देते हैं E1 बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 आगे लिख सकते हैं 2E1 इसमें मान रख रहे हैं, तो cos थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना लिख सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए आप थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा आपका कि E बराबर कैसे लिखें हम, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्या हो जाएगा 2 को Q के पास रख दें, 2Q यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि एक बात अब यहाँ पर देखना है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए cos थीटा आपने पढ़ा होगा कि लाल बटे का L बटे के, तो साइन होता है और ये होता है cos, ये tan होता है। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारा देखिए आधार क्या है आपका L है, कर्ण क्या है √r स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E बराबर 1/4πε0 k इंटू 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका L है और कर्ण क्या है आपका क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक बात ध्यान रखना है कि अब हम मान लेते चूँकि अगर मान लें कि R का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, तो यहाँ पर L के मान को हम नगण्य मान लेते हैं, इसको हम हटा देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रखेंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा E बराबर
1/4πε0 के इंटू 2QL को इसके पास रखते हैं। 2QL यहाँ पर R है और ये यहाँ पर क्या था, अंडर रूट था। ठीक है, कर्ण क्या था जो लिया था हमने, अंडर रूट, तो L स्क्वायर हट जाएगा और हम इस R स्क्वायर का, इस R स्क्वायर, अब बचा क्या, L तो हट गया जी, L हट जाएगा, R स्क्वायर बचा, तो R स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, R। तो R का गुणा जब हम R स्क्वायर में करेंगे तो R की घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी नहीं, क्योंकि इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, अब बचा R और यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक R बचेगा। फिर देखते हैं कि E बराबर क्या बचता है, 1/4πε0 के इंटू, आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह 2QL की जगह P लिख सकते हैं, R स्क्वायर, यही RQ, सॉरी क्या हो जाएगा, RQ, यही हो जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम चाहें तो K बराबर वायु निर्वात में 1 रखा जाता है, तब क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, P/RQ। ठीक है, और यही आपका निकलाता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।